जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारा एजुकेशनल रिसर्च का 7th क्विज़ है। टोटल हमारा यानी कि एजुकेशन का 7th क्विज़ है और रिसर्च का हमारा ये तीसरा क्विज़ है, तीसरा और फाइनल क्विज़ है। इससे पहले हमने रिसर्च के 2 क्विज़ किए और इसके अंदर एजुकेशनल रिसर्च का जितना कंटेंट था वो सारा इसके अंदर इंक्लूड है। क्वेश्चन को जो है वो मैंने आसान सा बनाया है ताकि आपकी जो है वो नॉलेज चेक किया जा सके। इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम इसको एप्लीकेशन लेवल पे लेकर आएंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। देखिए, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है उसके अंदर हम चीज़ों को वैल्यू दे रहे होते हैं, डिजिट्स की सूरत न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहे होते हैं, और क्वालिटेटिव जो रिसर्च होती है उसके अंदर हम चीज़ों को न्यूमेरिकली वैल्यू नहीं दे रहे होते बल्कि हम चीज़ों को एलेबोरेट कर रहे होते हैं, एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, उनको इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, उनका एनालिसिस कर रहे होते हैं। यानी उसके अंदर हम जो है ना वो न्यूमेरिकल ये नहीं है कि इसके इतने नंबर हैं, इसके इतने नंबर, ये नहीं बात कर रहे होते। जहाँ हम नंबरिंग दे रहे हों, जहाँ हम वैल्यू दे रहे हों, जहाँ हम न्यूमेरिकल डाटा हो तो वो जहाँ हम स्टैटिस्टिक का यूज़ कर रहे हो तो वो क्वांटिटेटिव होती है। जहाँ पे हम जो हैं वो चीज़ों को एलेबोरेट कर रहे हो, चीज़ों को इंटरप्रेट कर रहे हो तो वो नॉन न्यूमेरिकल। तो ये पहला ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पॉजिटिव कोरिलेशन। पहले तो कोरिलेशन क्या होती है? कोरिलेशन होती है कि रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल्स का आपस के साथ ताल्लुक, उसे हम बोलते हैं कोरिलेशनल रिसर्च। जैसे मैंने कहा एग्जांपल के तौर पे कि लेक्चर बाय यूजिंग लेक्चर मेथड द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट इज़ इंक्रीज। अब वो लेक्चर मेथड और प्रोग्रेस का आपस के अंदर क्या है? रिलेशनशिप है। अगर वो लेक्चर मेथड ज़बरदस्त होगा तो बच्चे की प्रोग्रेस जो है वो इंक्रीज़ होगी, मतलब ऐसे। तो इससे हम क्या करते हैं, अब जब पॉजिटिव के अंदर क्या होगा, जब एक चीज़ बढ़े तो साथ दूसरी भी बढ़े, यानी एक वेरिएबल इंक्रीज़ हुआ है तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज़ हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। जब एक चीज़ कम हो और दूसरी भी कम हो तो उससे नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। तो ये जो बी ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, ये नेगेटिव कोरिलेशन वाला बनता है। और जो सी ऑप्शन है, व्हेन वन वेरिएबल इंक्रीज द अदर वेरिएबल इंक्रीज, ये वाला जो है वो मेरे ख्याल मैंने पिछले बार टिक नहीं किया था, जी किया हुआ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एथिकल कंसीडरेशन इन एजुकेशनल रिसर्च। एथिकल यानी जब आप रिसर्च के अंदर डाटे को इकट्ठा कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, तो कौन सी एथिकल चीज़ें जो हैं जो कंसीडरेशन हमें करनी चाहिए। पहला है प्रोटेक्टिंग पार्टिसिपेंट कॉन्फिडेंशियली, कि जो पार्टिसिपेंट है जिससे हम डाटा ले रहे हैं उसकी राजदारी रखनी चाहिए, या पूरे मोहल्ले में हर कहीं ढंढोरा पीटना चाहिए इससे मैंने ये डाटा लिया है। यूजिंग अ कन्वेनियंस सैंपल, कि हमें जो है ना वो कन्वेनियंस सैंपल लेना चाहिए। मैनिपुलेटिंग वेरिएबल विदाउट इन्फॉर्म कंसेंट, कि जो है ना वो वेरिएबल्स जो है वो जो चीज़ें हैं उनको चेंज कर देना चाहिए बगैर किसी की इजाज़त लिए बगैर। यूजिंग डिसेप्शन इन द स्टडी डिज़ाइन, कि थोड़ा सा धोखा जो है ना वो अपनी रिसर्च के अंदर शामिल कर लेना चाहिए। बेसिकली ये सारी जो हैं वो एथिकल कंसिडरेशन हैं, लेकिन चूँकि यहाँ ऑल ऑफ द अबव नहीं कहा गया तो हम जो बेस्ट पॉइंट है उसकी तरफ जाएंगे। तो मेरी नज़र में यहाँ पे बेस्ट पॉइंट जो बन रहा है वो पहले वाला बन रहा है, प्रोटेक्टिंग पार्टिसिपेंट कॉन्फिडेंशियली, उनके जो पार्टिसिपेंट है उनको यानी उनकी राजदारी रखी जाए। अब राजदारी रखेंगे तो ये बाकी चीज़ें उम्मीद है जो है वो नहीं होंगी। तो ये वाला ये इसके अंदर है कि कभी आप ये भी कन्वेनियंस सैम्पलिंग भी है लेकिन वो इसके अंदर नहीं आता, एथिकल कंसिडरेशन में नहीं आता, वो तो रिसर्च के हवाले से वैसे है। जो सेकंड थर्ड है ना, मैनिपुलेटिंग वेरिएबल विदाउट इन्फॉर्म कंसेंट, के बगैर इजाज़त लिए, जैसे हम किसी का क्वेश्चनर यूज़ कर लेते हैं, उसकी इजाज़त लिए बगैर बनाया किसने था और हमने अपनी रिसर्च के अंदर ठोक दिया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो एथिकल हैं लेकिन बहुत माइनर हैं। डिसेप्शन इन द स्टडी डिज़ाइन, कि थोड़ी बहुत कहीं पे धोखाधड़ी की ज़रूरत पड़ भी सकती है। देखिए, आपको जो है ना अगर आपको सारी बात खुल के बता दें, इस तरह का एक सवाल आगे आता भी आई थिंक, तो जब आप सारी बात खुल के बता दें तो फिर वो चीज़ें जो है ना वो उस तरह तो नहीं होंगी जैसी होनी चाहिए थी। तो अब जब हम ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, जब हम इंटरव्यू ले रहे होते हैं, जब हम नेचुरल सेटिंग के अंदर कोई चीज़ कर रहे हैं, तो अगर हम वहाँ पर जाके बता दें भाई मैं आपको ऑब्जर्व करने आ रहा हूँ, तो वो बंदा तो जो है ना मोहतात हो जाएगा, वो अपने जो उसने पहले चीज़ आदतें हैबिट्स करनी थी अब वो मोहतात हो जाएगा। तो ये पहले वाला ऑप्शन जो है वो ठीक है कि हमें उसकी राजदारी रखनी चाहिए, सबको बताना नहीं चाहिए।
नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन वो इसको सॉरी ये तो एक भूल जाता हूँ। अच्छा जी, पर्पज़ ऑफ टी टेस्ट। टी टेस्ट का पर्पज़ क्या है? टी टेस्ट ये हम जो है ना वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक के अंदर हमने पढ़ा था, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक, फिर आगे इनके फर्दर टेस्ट है। तो टी टेस्ट जो है इसके अंदर हम जो मीन है, मीन्स यानी दो जो है ना जो वेरिएबल्स हैं यानी उनके जो मीन है, जो एवरेज है, उनका डिफरेंस देखना। मीन का आपस में टू डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स, दो एवरेज या दो मीन्स का आपस में डिफरेंस देखना, वो क्या होता है हमारे पास? टी टेस्ट होता है। इसी तरह का स्केयर ये बारे भी पता होने चाहिए। नेक्स्ट जो है हमारे पास What is the difference between a population and a sample in research? Population and a sample in research. Population क्या होती है? Population एक बड़ी आबादी है, एक लार्ज जो है ना वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल कह लें, और वो जहाँ पे हम अपनी रिसर्च को अप्लाई कर रहे होते हैं। यानी मैं कोई रिज़ल्ट निकालता हूँ और उसको जहाँ पे बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई करता हूँ, जनरलाइज करता हूँ, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसे बोलते हैं हम पॉपुलेशन। और जो सैंपल होता है वो उस पॉपुलेशन का एक स्मॉल पोर्शन जहाँ से मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ या जो मेरी स्टडी के अंदर शामिल है, तो उसे मैं बोलता हूँ क्या बोलता हूँ? उसे सैंपल बोलता हूँ। तो यहाँ पहले पढ़ते हैं, पॉपुलेशन रेफर टू द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु पार्टिसिपेटेड इन द स्टडी। यानी पॉपुलेशन वो है जो स्टडी के अंदर पार्टिसिपेट करती है। यहीं से बात गलत हो गई। पॉपुलेशन तो एक बड़ी, जैसे मैं कहता हूँ पाकिस्तान की पॉपुलेशन, या मैं कहता हूँ कि मैं एक गांव के अंदर रिसर्च कर रहा हूँ, तो वो गांव जो होगा पूरा मेरी पॉपुलेशन होगी। जब डाटा लेना तो मैं पूरे गाँव से लूँगा नहीं, वो तो चंद सिलेक्टेड लोग होते हैं। तो ये वाला तो गलत हो गया। सेकेंड है, पॉपुलेशन रेफर टू द लार्ज ग्रुप डैट द स्टडी फाइंडिंग कैन बी जनरलाइज। ठीक है बात, कि वो एक लार्ज ग्रुप होता है जिसके अंदर हम अपनी स्टडी को जनरलाइज कर रहे होते हैं, जबकि सैंपल जो है वो तो एक इंडिविजुअल वो लोग होते हैं जिनसे मैं डाटा कलेक्ट कर रहा होता हूँ, जो मेरी रिसर्च के अंदर शामिल होते हैं वो होते हैं। तो ये वाला जो है बी ऑप्शन ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मोड फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ स्कोर। मोड किसे कहते हैं? ये आपने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर स्टैटिस्टिक के हमने पढ़ा, मीन, मोड, मीडियन। अच्छा, मीन होता था एवरेज, मोड होता था जो वैल्यू कितनी दफ़ा आई है, यानी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जो जितनी दफ़ा ज़्यादा आएगी वो उसका मोड होगा। तो यहाँ पे देखें, 5 सिर्फ एक दफ़ा है, ये नहीं होगा। 7 2 दफ़ा है, ठीक है जी, और 9 3 दफ़ा है। अब 9 3 दफ़ा है तो 7 भी गया, तो 9 इसके जो है वो आ जाएगा। 9 9 9 9 ये 9 आ गया। ठीक है जी। नेक्स्ट है, कोरिलेशन सर्च इज यूज्ड टू डिटरमाइन कॉजुअलिटी बिटवीन वेरिएबल, के उनकी वजह क्या है? या मेजर द डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल, के दो वेरिएबल्स के आपस में क्या रिलेशनशिप है, यानी एसोसिएशन मेजर करता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा? उसका कोरिलेशन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोजाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। अब जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन आपको मैंने पढ़ाए थे, परी, कज़ाई और ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, उसके अंदर मैंने आपको जो है ना उनके बताए थे, जो एग्जांपल उनकी बताई थी, यानी उसके अंदर क्या क्या हम कर रहे होते हैं। तो प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन जो होता है वो उसके अंदर शामिल होता है कोजाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के अंदर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पोटेंशियल लिमिटेशन ऑफ यूजिंग सर्वे इन एजुकेशनल रिसर्च। पोटेंशियल लिमिटेशन, ये जो सर्वे हम यूज़ करते हैं तो कौन सी हैं जो इसकी लिमिटेशन है, जो हमारे सर्वे को नुकसान पहुंचाती हैं, जो सर्वे के लिए बेहतर नहीं होती। तो देखते हैं जी, द रिजल्ट में नॉट बी जनरलाइज टू लार्ज पॉपुलेशन। सम टाइम ऐसे हो सकता है कि मैं अब सर्वे कर रहा हूँ और सर्वे मैंने ना बहुत छोटे लेवल पे किया है, मैंने एक गांव के अंदर सर्वे किया है, और मैं कहूँ जी कि मैं पूरे पाकिस्तान में इसके रिज़ल्ट का अप्लाई करूँगा कि जो रिज़ल्ट्स मुझे यहाँ पे मिले हैं, जो आते हैं लोगों की इस गांव के अंदर है, तो पूरे पाकिस्तान के लोगों की वही हैबिट्स होंगी। तो वो वाली तो गलत बात होगी ना, कि मतलब हर तरह के, यहाँ तो एक मिसाल के तौर पर मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट खुशाब के अंदर हूँ, तो डिस्ट्रिक्ट खुशाब के अंदर हर तरह के एरियाज़ हैं, यानी यहाँ पर थल भी है, यहाँ पे वो दरिया के साथ का एरिया भी है, यहाँ पे सिटी एरिया भी है, यहाँ पे नौशहरा यानी कि वो पहाड़ी जो है वो एरिया भी आता है। यहाँ पे इसी खुशाब डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसे ऐसे एरियाज़ हैं जो नो-गो एरियाज़ बने हुए हैं, मतलब जहाँ पे मतलब हर तरह के लोग यहाँ पे हैं। खुशाब डिस्ट्रिक्ट खुशाब के अंदर हर तरह का कल्चर रखता है। तो मैं किसी एक इलाके के कल्चर के ऊपर रिसर्च करके, सर्वे करके मैं कहूँ कि पूरे पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई कर दें, तो ये जो है ना ये तो गलत हो गया।
ये इसकी यानी कि ये लिमिटेशन है, ये बात ठीक है। सेकंड है द सर्वे क्वेश्चन मे बी टू कम्प्लेक्स फॉर पार्टिसिपेंट टू अंडरस्टैंड। अब आप सर्वे करने गए, आपने क्वेश्चनेयर बना लिया, आप क्वेश्चनेयर जाके बांटते हैं, क्वेश्चनेयर के अंदर आपने क्वेश्चन ऐसे एम्बिगुअस जो है वो आपने लैंग्वेज यूज़ की है, आपने इतनी टफ वोकैबुलरी यूज़ की है, आपने ऐसे फ्रेजेस यूज़ कर दिए हैं कि वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे। तो ऐसी सूरत के अंदर जो है वो जब पब्लिक अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही तो ज़हरी बात है कि फिर क्या होगा, फिर वो होगा कि वो सही रिस्पांस नहीं देंगे, तो ये भी बिल्कुल उसकी लिमिटेशन हो गई। थर्ड द सर्वे में नॉट कैप्चर आर रेलिवेंट वेरिएबल आर पर्सपेक्टिव्स। अब हो सकता है कि जो सर्वे आप लेके गए हैं, मैं मिसाल के तौर पे कि मैं किसी इलाके के अंदर सर्वे करता हूं और मैं एजुकेशन सिस्टम के ऊपर सर्वे कर रहा हूं, तो अब एजुकेशन सिस्टम के ऊपर सर्वे करने में मैंने ईच एंड एवरीथिंग ऑफ एजुकेशन वो मैंने शामिल नहीं की, मैंने लिमिटेड चीज़ें शामिल की। मैंने वहाँ पे टीचर्स का एटीट्यूड पूछ लिया, एडमिनिस्ट्रेशन का पूछ लिया, मैंने ओवरऑल पाकिस्तान के या ओवरऑल दुनिया को, यानी मतलब मेरे क्वेश्चन के अंदर लिमिटेशन थी, मैंने वो हर बात पूछी नहीं, हर एस्पेक्ट से पूछा ही नहीं है, यानी मैंने चोर दरवाज़ा छोड़ा हुआ था। तो अब ये सारे हो सकते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट डाटा इज कलेक्टेड थ्रू क्वेश्चनियर, इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन। तो कहाँ पे जो है ना डाटा जो है ना वो क्वेश्चनियर या इंटरव्यू, तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर हम डाटा जो कलेक्ट करते हैं वो या क्वेश्चनियर होता है या इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन से कर रहे होते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं जिसमें कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। कोरिलेशन के अंदर भी हम रिलेशनशिप फाइंड कर रहे होते हैं, तो ये डिस्क्रिप्टिव जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है रिसर्चर वांट्स टू इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट टेस्ट स्कोर। अब यानी एक रिसर्चर जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि रिलेशनशिप क्या है, ताल्लुक क्या है बच्चों के टेस्ट स्कोर में एंड देयर स्टडी है, और पढ़ते यानी स्टडी हैबिट, एक 4 घंटे पढ़ने वाले के नंबर कितने हैं, 2 घंटे पढ़ने वाले के नंबर कितने हैं, यानी हम उनके जो है वो 2 स्टूडेंट्स के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हैं, उनकी हैबिट्स और उनके जो है मार्क्स के। विच टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन वुड बी मोस्ट अप्रोप्राइट, कौन सा रिसर्च डिज़ाइन है जो कि मोस्ट अप्रोप्राइट होगा, वो उसके अंदर कोरिलेशन रिसर्च इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्या रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हैं तो इसका कोरिलेशन रिसर्च इसका करेक्ट आंसर होगा। शुक्रिया हफीज साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट का पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ द स्टडी, यानी जो अब देखें पहले तो हमें पता है रिसर्च रिपोर्ट और रिसर्च जो है वो प्रपोजल क्या होती है। अब रिसर्च रिपोर्ट के अंदर हम फाइनलाइज कर रहे होते हैं अपने जो है वो रिजल्ट्स को। अच्छा, तो यहाँ पे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की बात तो नहीं होगी। टू आइडेंटिफाई रिसर्च गैप्स एंड क्वेश्चन, वो भी गैप्स भी हम नहीं फाइंड कर रहे हैं, वो तो लिटरेचर रिव्यू के अंदर होता है। टू प्रेजेंट द फाइंडिंग ऑफ द रिसर्च, नई फाइंडिंग जो होती है वो हाँ बिल्कुल ठीक है, जो फाइंडिंग होती है वो रिसर्च रिपोर्ट के अंदर हम फाइंडिंग निकाल रहे होते हैं, ठीक है, यानी रिसर्च रिपोर्ट जो होती है इसके अंदर हम फाइंडिंग निकाल रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिज़ाइन। 2 तरह के रिसर्च डिज़ाइन होते हैं, एक को कहते हैं सर्वे रिसर्च डिज़ाइन और एक को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिज़ाइन। जो सर्वे रिसर्च डिज़ाइन होते हैं वो रिसर्च डिज़ाइन होते हैं कि जिसके अंदर क्रॉस सेक्शन रिसर्च डिज़ाइन वो रिसर्च डिज़ाइन होते हैं कि जहाँ हम किसी डाटा लेने जाते हैं और एक ही वक्त में सारा डाटा ले लेते हैं, वो हमारे क्रॉस सेक्शनल होते हैं। और जो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिज़ाइन होती हैं वो रिसर्च डिज़ाइन होते हैं कि जिसके अंदर हम गाहे बगाए यानी एक सेमेस्टर हम एक BS स्टूडेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक सेमेस्टर के बाद जाते हैं 2 सेमेस्टर 3, यानी गाहे बगाए ले रहे होते हैं, तो वो वाला जो होता है हमारा वो हम इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है। तो फॉलोड ओवर टाइम कह लेंगे, ठीक है, ओवर टाइम फॉलोड किया जाता है और 1 टाइम के अंदर तो क्रॉस सेक्शनल होता। नेक्स्ट है पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। अब पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक में क्या फ़र्क है? पैरामेट्रिक वो होता है कि जिसके अंदर हम अज्यूम कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूशन को अज्यूम कर रहे होते हैं, अजम्पशन शामिल होती है। और नॉन जो पैरामेट्रिक है उनके अंदर अजम्पशन शामिल नहीं होती। इसके ऊपर मेरी वीडियो भी आपने सुनी होगी और वो मैंने बहुत ज़्यादा पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक तमाम पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हुए हैं, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो इसका है वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा जी, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। चले मैं एक दफ़ा चलें साथ ही करते हैं। जी अच्छा, टाइप 2 एरर
बेहतर तो होता है इससे पहले टाइप 1 वाला एरर वाला सवाल आ जाता, तो वो नहीं आया। तो टाइप 2 एरर क्या होता है? देखिए टाइप 2 एरर ये होता है कि जब हमारे पास एक नल हाइपोथेसिस, पहले आपको पता होना चाहिए कि नल हाइपोथेसिस क्या होती है। जब दो वेरिएबल्स का आपस में कोई रिलेशन ना हो, दो वेरिएबल्स का आपस में कोई रिलेशन ना हो, उसे हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली नल हाइपोथेसिस जो होती है, अगर तो वो ट्रू होगी, यानी आपस में रिलेशन कोई नहीं है, फिर तो ठीक है, हमने उसे जो है ना वो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, उसके अंदर कोई जो है ना वो आपस में रिलेशनशिप नहीं है। तो जब नल हाइपोथेसिस ट्रू हो गई तो वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आ जाती है, यानी दूसरी बात हो जाती है। यानी नल हाइपोथेसिस जो होती है वो उसका ट्रू होना ज़रूरी है, यानी उनका आपस में कोई रिलेशन हमें पता होना ज़रूरी है। अब नल हाइपोथेसिस जो है वो फॉल्स है। नल हाइपोथेसिस क्या हो गई है? वो फॉल्स हो गई है। फॉल्स से मुराद ये है कि उनका रिलेशन तो आपस में कोई नहीं है, लेकिन हमें पता कोई नहीं चला। हमने क्या करना था? उसको रिजेक्ट कर देना था। नल हाइपोथेसिस जो है आपस के अंदर उनका रिलेशनशिप जो है वो कोई नहीं है, उनको हमने रिजेक्ट करना था, और रिजेक्ट करने बजाय हम उसको फेल हो गए रिजेक्ट करने में, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? टाइप 2 एरर हो जाएगा। मैं इसकी मिसाल देता हूँ, ऐसे समझ कोई नहीं आनी है, बड़ा ही अजीब सा है ना ये वाला क्वेश्चन है। इसके एग्जांपल्स के साथ ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे कभी नहीं आएंगे, और नेक्स्ट क्विज़ के अंदर मैं जो है ना वो इसकी एग्जाम्पल शामिल कर दूँगा। मैं कहता हूँ हाइट ऑफ द पर्सन, रिलेशनशिप ऑफ हाइट ऑफ द पर्सन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन, कि जॉब और किसी बंदे की जो हाइट है उसका आपस में क्या ताल्लुक़ है। आप बताइए, मैं टीचर हूँ, अगर मेरी हाइट कम है तो मेरी हाइट और जॉब सेटिस्फेक्शन का आपस में रिलेशन होगा? नो रिलेशन। इसका मतलब है कि नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, यानी ये यहाँ नल हाइपोथेसिस का आपस में अंदर कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब इसको क्या करना है? हमने रिजेक्ट करना है, और अगर वो रिजेक्ट नहीं करता तो वो क्या हो जाए, बल्कि यहाँ पे हम ये कहेंगे, अगर ये मैं कहता हूँ कि सैलरी वर्सेस सैलरी, एक बंदे की सैलरी और सैलरी के साथ जॉब सेटिस्फेक्शन, ये तो आपस में ताल्लुक़ है। अब ये नल हाइपोथेसिस है? ये नल हाइपोथेसिस नहीं है, ये नल हाइपोथेसिस नहीं है। अब यहाँ पे उसने नल हाइपोथेसिस को क्या करना था कि रिजेक्ट, ये नल हाइपोथेसिस नहीं है, वो फेल हो गई, उसने रिजेक्ट करना था, तो रिजेक्ट करने के बजाय वो फेल हो गया रिजेक्ट करने में, तो ये नल हाइपोथेसिस, ये हो जाएगा टाइप 2 एरर। ये थोड़ा सा ये भी याद रख लें कि ये कम क्रिटिकल होता है बनिस्बत उसके, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका आगे जाके पहचान हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्कोरिंग ऑफ अ टेस्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी फैक्टर, क्वालिटी ऑफ अ टेस्ट इज कॉल्ड। अगर आप स्कोर जो है ना वो ले लें, स्कोर किसी फैक्टर से, तो ये ऑब्जेक्टिविटी होती है। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आपने देखे होंगे, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स। क्या इनके अंदर जो है ना वो कोई मर्जी, अपनी मर्जी से नंबर कम ज़्यादा कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ऐसी सूरत जिसके अंदर वो अपनी मर्जी से नंबर कम ज़्यादा ना किए जा सकें, यानी कि जो उसके स्कोरिंग के ऊपर इफेक्ट ना करे, कि एक बंदा चेक करे तो वही स्कोर आए, अगला बंदा चेक करे तो वही स्कोर आए, तो इसे ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन। जो फेस टू फेस बात होती है उसे इंटरव्यू बोलते हैं। फेस टू फेस क्या होता है? इंटरव्यू। असेस द कैपेबिलिटी ऑफ इंटरव्यू, तो ये इंटरव्यू होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इंडिकेट अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो होता है, हमने कहा था कि जो कोरिलेशन रिसर्च होती है इसकी वैल्यू -1 से +1 तक होती है। तो -1 क्या हो जाएगा? -1 से +1 तक हो रही है, तो जो 1 के करीब होती जाएगी वैल्यू वो पॉजिटिव होगी, जो 1 के दूर होती जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे 0.07 1 के करीब है, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। स्टैटिस्टिक के अंदर हमने 3 बातें कही थी, एक तो सेंट्रल टेंडेंसी कहा था, वेरिएंस कहा था और शेप कहा था। जो पहला सेंट्रल टेंडेंसी था उसके अंदर 2 चीज़ें हमने बात की थी, मीन, मोड, मीडियन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मीन आ जाएगा। विच टाइप ऑफ रीमीन हिस्टोरिकल रिसर्च कैन फाइंड। हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को हम देख रहे होते हैं हिस्ट्री के अंदर? क्या फिजिकल चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे बिल्डिंग्स हो गई, कोई और रेलिक्स, कोई चीज़ माजी की देख सकते हैं? जी देख सकते हैं। प्रिंटेड चीज़ें जो माजी के अंदर होती हैं, क्या वो भी रिसर्च के अंदर, हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर शामिल होती हैं? जी होती हैं। हैंड रिटन कुछ बायोग्राफी, कोई इस तरह की चीज़ें, ऑटोबायोग्राफी, इस तरह की चीज़ें शामिल होती हैं? जी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर हम देख रहे होते हैं। द क्वालिटी ऑफ अ टेस्ट शोइंग ईज ऑफ टाइम, कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन इज कॉल्ड। कि जो
टेस्ट की जो क्वालिटी है, ऐसा टेस्ट जो बड़ा आसानी से बनाया जा सके, पैसे भी कम लगें, उसको लेना भी आसान हो, उसका इंटरप्रेट करना भी आसान होता है, ऐसे टेस्ट को यूजिबिलिटी कहते हैं कि ये टेस्ट बहुत अच्छा है, इसकी यूजिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है, तो यूजिबिलिटी बोलते हैं। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ अ रिसर्च मेथडोलॉजी? रिसर्च मेथडोलॉजी का पर्पज़ क्या है? टू कलेक्ट एंड एनालाइज डाटा, ये भी ठीक है। टू फार्मुलेट अ रिसर्च क्वेश्चन, नहीं यार ये तो नहीं आएगा, क्वेश्चन बनाना तो नहीं होता। टू डिटरमाइन द सैम्पल साइज भी। टू एस्टेब्लिश द रिसर्च डिज़ाइन, पहले जो सारी चीज़ें तकरीबन आ सकती हैं, लेकिन जो असल है कि वो मैथडोलॉजी के अंदर हम रिसर्च डिज़ाइन कर रहे होते हैं। मेरा इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा, मेरी पॉपुलेशन कौन सी होगी, मेरा जो है ना वो कौन सी पॉपुलेशन है, कौन सा सैंपल है, कौन सा जो है ना क्वेश्चनर, डाटा कलेक्शन टेक्निक कौन सी है, ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे होंगे तो रिसर्च डिज़ाइन होगा जो रिसर्च मेथडोलॉजी के अंदर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वांटिटेटिव मेथड यूज्ड इन द एजुकेशन रिसर्च? इनमें से कौन सा केस स्टडी और ग्राउंडेड एथनोग्राफिक, ये सारे क्वालिटेटिव रिसर्च है। क्वांटिटेटिव की बात की तो सर्वे जो होता है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आता है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेम प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल इन द सैंपल सब ग्रुप दे एग्जैक्ट। हमने जो सैम्पलिंग का लेक्चर देखा था उसके अंदर हमने बात की थी कि सब ग्रुप की बात हो जाए तो आपने स्ट्रेटा की तरफ चले जाना है, तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होगा, यानी कि उसके अंदर हम मुख्तलिफ सब ग्रुप्स बना के उनका सेम प्रोपोर्शन, यानी मैंने इसकी वहाँ पे आपको मिसालें भी दी हैं, यहाँ टाइम लग जाएगा, चलो फिर दे देता हूँ कि हमने एक रिसर्च कर रहे हैं, हमारे पास 100 लोग हैं, 100 लोग में 10% हमने सैम्पल लेना है, हमारे पास 100 में से 50 मेल हैं, 40 फीमेल हैं, 10 ट्रांसजेंडर हैं, तो 10% लेना है, तो 50 में से 5 बंदे, यानी मेल, पहले हमने ग्रुप बना लिए, मेल का ग्रुप, फीमेल का ग्रुप, ट्रांसजेंडर ग्रुप का ग्रुप। मेल में से हमने 50 में से 5 बंदे ले लिए, फीमेल में से 40 में से 4 ले लिए और ट्रांसजेंडर में से 1 ले लिया, तो वो हमारा 10% मुकम्मल हो गया। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो है ना ये वाली सब ग्रुप्स बना के और सेम प्रोपोर्शन आबादी के तनासब से हमने डाटा ले लिया, तो ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हो जाएगी। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जिसके अंदर हम एलेबोरेट कर रहे होते हैं, इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, चीज़ों को डेप्थ में जाके चीज़ों को डेप्थ में जाके देख रहे होते हैं, तो ये जनरेट हाइपर डेप्थ स्टडी की बात हो जाएगी। रिलेशनशिप तो कोरिलेशन वाली होती है। काज एंड इफेक्ट काजुअल कंपैरेटिव रिसर्च होती है, तो वो बाकी गलत होंगे, ये ठीक होगा। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च वो होती है जिसके अंदर हम काज एंड इफेक्ट देख रहे होते हैं, टू फाइंड काज एंड इफेक्ट देख रहे होते हैं, तो ये इन्वेस्टिगेट वाली बात होती है, तो ये हम कह देते एक्सप्लोरेटरी हो जाती। रिलेशनशिप वो अलग चीज़ है, तो ये फाइंड काज एंड इफेक्ट की बात हो जाएगी। ट्रू हाइपोथेसिस कौन सी होती है? देखो हाइपोथेसिस को हमेशा टेस्ट किया जाता है, तो ट्रू हाइपोथेसिस वो होगी जिसको टेस्ट किया जाए। याद रख लें कि हाइपोथेसिस कभी प्रूव नहीं की जाती। हाइपोथेसिस जो है ना वो कोई एक्सीडेंटल चीज़ नहीं है, ये जो है ना ये टेस्ट ऑलवेज टेस्ट किया जाता है, ठीक है। ऑथेंटिक नॉलेज कौन सा होता है? एम्पिरिकल एक्सपीरियंसेस, सेंसेस के जरिए, जो देख कर, टच करके, सूंघ के, चख के, देख के, सुन के, ये सारे जो सेंसेस के जो नॉलेज होता है ये एम्पिरिकल एक्सपीरियंस होता है। यही सबसे साइंस की दुनिया में सबसे ऑथेंटिक जो नॉलेज माना जाता है वो एम्पिरिकल नॉलेज ही माना जाता है, ठीक है। Which of the following is the common sampling method in एजुकेशन रिसर्च के अंदर हम जो है ना वो रैंडम सैम्पलिंग, ये सारी जितनी टाइप्स हैं ना, अगर टाइप्स आ जाए, अब सिस्टमेटिक, स्ट्रेटिफाइड, ये सारी उसकी प्रोबेबिलिटीज, यानी सारे ये चीज़ें यूज़ होती हैं, तो सभी की बात हो जाएगी। एजुकेशन की बात कर रहे हैं ना, तो एजुकेशन के सारी अंदर ये शामिल होंगी, ठीक है। विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड इन्फ्लुएंस बाय एक्सट्रीम सोर्स? अब सेंट्रल टेंडेंसी में कितनी चीज़ें होती थी? मीन, मोड, मीडियन। अब कहता है एक्सट्रीम सोर्स, अब मैं एवरेज निकाल रहा हूँ, तो एवरेज की मेरी वैल्यू देखिए 2, 5, 7, 9 और मैं कह रहा हूँ 470। अब जब मैं एवरेज निकालूंगा तो एवरेज आ जाएगा मेरा 400 जो है ना वो 65 आ जाएगा, समझो नहीं, मतलब 4 पे जब डिवाइड करेंगे तो कम से कम बरल 150 आ जाएगा, समझो। अब कहाँ वैल्यू 2, कहाँ 4, कहाँ 7, कहाँ 470, कहाँ मेरी जो जवाब निकला है वो 100 से ऊपर आ रहा है। तो किस चीज़ ने इफेक्ट कर दिया कि 2, 4, 7 के बजाय एवरेज इतना ज़्यादा आ रहा है, 100 से ऊपर आ रहा है? तो वो एक एक्सट्रीम वैल्यू जो उसके अंदर शामिल कर ली गई थी उसने आके काम ख़राब कर दिया। तो यानी कि अगर कोई मीन जो है उसके अंदर जब कोई एक्सट्रीम वैल्यू आ जाती है तो वो उसको इफेक्ट करती है, तो मीन के अंदर एक्सट्रीम सोर्स काम ख़राब करता है। मोड के अंदर तो हम ये देख रहे होते हैं कि चीज़ कौन सी रिपीट हो रही है, वो हमें बाकी कंसर्न नहीं है। मीडियन के अंदर हम दरमियान वाली चीज़ देख, पहले हम सीक्वेंस देते हैं डाटे को और सारी वैल्यूज़ को, फिर दरमियान वाली चीज़ों को हम देख रहे होते हैं, तो वहाँ भी कोई एक्सट्रीम सोर्स वाली चीज़ जो है ना वो नहीं, क्योंकि चीज़ों को हम तो हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली क्या बोलते हैं उसको जो है ना वो तरतीब सऊदी, तरतीब नज़ूली, क्या उसको यार भूल रही है इंग्लिश इसकी, वो करते हैं पहले, तो ये वाला होगा, ठीक है।
अच्छा नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एक्सटर्नल वैलिडिटी एंड रिसर्च। देखिए जो इंटरनल होती है ना, ये होती है कि जब हम किसी चीज़ की एक्यूरेसी फाइंड करते हैं उसे इंटरनल। एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है जब किसी चीज़ की देखते हैं कि एदर वी कैन जनरलाइज इट ऑन अ लार्ज पॉपुलेशन आर नॉट, वो होती है एक्सटर्नल वैलिडिटी। ठीक है, इंटरनल के अंदर क्या देखते हैं, एक्यूरेसी। यहाँ पे देखते हैं क्या इसका जवाब आ रहा है, ये सेकंड ऑप्शन जो है ना, इंटरनल वैलिडिटी रेफर्स टू द एक्यूरेसी ऑफ द स्टडी डिजाइन while external validity refer to the generalizability of the findings to a large population। ठीक है, अच्छा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ रिसर्च हाइपोथेसिस एंड नल हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस तो वो होती है कि जो ट्रू होती है, जो आपस में यानी रिलेशनशिप है, और नल हाइपोथेसिस जिनका आपस में रिलेशनशिप नहीं होता, तो ये मैं पहले ही ठीक है, रिलेशनशिप और नल हाइपोथेसिस प्रेडिक्ट नो रिलेशनशिप। ठीक है, उनके अंदर कोई रिलेशनशिप नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैटिस्टिक यूज फॉर प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन जिसके अंदर हम डेटे की प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं, अब ये हुआ है, फ्यूचर में ये होगा, इसके रिजल्ट्स ये आए हैं, तो मेरी प्रेडिक्शन है कि फ्यूचर के अंदर इस चीज़ के ये वाले रिजल्ट आएंगे, तो ये वाला हो जाता है रिग्रेशन। विच आर फॉलोइंग लिकर्ट स्केल मैंने बताया था आपको स्केल के अंदर, जिसके अंदर हमने कहा था कि मैंने सर्वे में शायद सर्वे के अंदर आपको पढ़ाया था कि जब हम वो पॉइंट दे रहे होते हैं ना, एग्री, डिसएग्री, नॉट एग्री, स्ट्रांगली एग्री, पार्शली एग्री, इस तरह की बातें जब हम कर रहे होते हैं, तो वो लिकर्ट स्केल होता है, तो ये वाला ये ऑप्शन हो जाएगा। द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रिसर्च प्रॉब्लम की क्या खास बात होनी चाहिए, नॉवल हो, नया प्रॉब्लम हो, ये ना हो कि पहले उसके ऊपर काम हो, नॉवल होना चाहिए, सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हो, रिसर्च किया जा सके, तो सारी बातें होंगी, ऑल ऑफ द अबव कर लें। ब्रिंगिंग टुगेदर साइंटिफिक आइडियाज़ टू फॉर्म अ यूनिक आइडिया, बहुत से आइडिया इकट्ठा करके यूनिक आइडिया बनाना, तो इसको हम कहते हैं साइंथिसिस। यानी जब हम मुख्तलिफ आइडियाज़, यूनिक आइडिया इकट्ठा करते करते एक नया आइडिया, नई एक्सप्लोरेशन, नई चीज़ इन्वेंशन, तो ये साइंथिसिस होता है। ये मैंने आपको जो है ना, ये समझे कि उसमें से सवाल आ गया, जो मैंने आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ाई थी, तो उसके जो पहले मैंने पढ़ाया था कॉग्निटिव लेवल, उसमें से सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक ये होती है कि जब जो आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक, डिस्क्रिप्टिव के अंदर तो हम स्टैटिस्टिक देख रहे होते हैं, और इन्फ्रेंशियल के अंदर ये होता है कि हम जो रिजल्ट्स आते हैं उसको इंटरप्रेट करके उसको प्रेडिक्शन करना, उसको लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई करना, इस तरह की चीज़ें। तो इन्फ्रेंस अबाउट पॉपुलेशन, वो जो रिजल्ट सैम्पल से जो रिजल्ट हमने लिए हैं उनको पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई करना, या उनका क्या इन्फ्लुएंस है वगैरह देखते हैं। पर डेटा एनालिसिस एंड एजुकेशनल रिसर्च, एजुकेशनल रिसर्च के अंदर डाटा को कैसे हम जो है वो एनालिसिस कर रहे होते हैं। समराइज द फाइंडिंग ऑफ द स्टडी, टू आइडेंटिफाई रिसर्च गैप्स एंड क्वेश्चन। अच्छा, टू एस्टैब्लिश काज़ुअलिटी बिटवीन, टू मेक सेंस ऑफ द डाटा एंड ड्रा कंक्लूजन। डाटा एनालिसिस के अंदर तो मेरे ख्याल हम देख रहे होते हैं कि डाटा को एनालिसिस कर रहे होते हैं ना, तो टू समराइज द फाइंडिंग ऑफ द स्टडी, मेरे ख्याल यही होगा। जो गैप है ना, तो लिटरेचर रिव्यू के बाद होती है, काज़ुअलिटी के बाद टू मेक सेंस ऑफ डाटा एंड ड्रा कंक्लूजन, ये भी डाटा, ये बल्कि ये वाला ठीक होगा कि हम उसके अंदर डाटा को पहले देखते हैं, डाटा की सेंस, और फिर उसको कंक्लूजन निकालते हैं, तो ये एजुकेशनल रिसर्च का डाटा एनालिसिस का ये वाला ठीक होगा। टाइप 1 एरर जो मैंने पहले आपको बताया, रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस। हमें पता चल गया दो चीज़ों को आपस के अंदर रिलेशनशिप कोई नहीं है, अब हमने इसको रिजेक्ट करके कौन सी चीज़ लेके आनी थी, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेके आनी थी, तो मैंने उसको रिजेक्ट करने की मैंने जो है ना उसको रिजेक्ट करना था, रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस, उसको रिजेक्ट व्हेन इट इज ट्रू। यानी मुझे पता चल गया दो चीज़ों का आपस के अंदर रिलेशनशिप नहीं है, पता चल गया ना। जब मुझे पता चल गया तो मैं क्या करूँगा कि मैं नल हाइपोथेसिस, वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेके आ जाऊँगा। मुझे पता चल गया कि दो चीज़ों का आपस के अंदर रिलेशनशिप नहीं है, तो मैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने उसको जो है ना नल हाइपोथेसिस उसको रिजेक्ट कर दिया। मतलब मैं उसको जो है ना वो मैंने समझा नहीं उनके अंदर, जैसे मैं उसकी जो मैंने पहले मिसाल दी थी कि वो हाइट और जॉब सेटिस्फैक्शन, मुझे पता चल गया कि इनके आपस के अंदर जो है ना ये रिलेशनशिप नहीं है, तो मतलब मैंने ट्रू है, मुझे पता चल गया। अब मैंने क्या करना था, मैंने जो है ना वो दूसरी अल्टरनेटिव लेके आनी थी, लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दी, मैं वो दूसरी लेके नहीं आया, तो यहाँ पे ये मेरे बस बन गया। मैं इनकी एप्लीकेशन लेके आऊँगा, ये थोड़े से अभी आप ट्रिकी सी हैं, मुझे भी इसके ऊपर बड़ा जोर लगा था, ये इसकी एग्जाम्पल फिर बार बार भुला देती हैं थोड़ा सा ना, खैर कंसेप्ट कहीं मेरा भी वीक है इसके हवाले से, तभी मुझे ना बार बार चीज़ें भूल जाती हैं, तो मैं इसको आइंदा जो है ना नेक्स्ट क्विज़ के अंदर मैं इसकी बहुत सी जो है ना एप्लीकेशन लेके आऊँगा, क्योंकि ये वाला इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। और ये भी याद रख लें कि टाइप 1 एरर बहुत क्रिटिकल होता है, और ये वाली गलती हो जाए तो फिर हम पूरी रिसर्च करने के बाद फिर दोबारा फिर एक से शुरू करता है, क्योंकि हमें कुछ मिलता तो है नहीं है।
वोट एक्शन एक्शन वोट है कि जो हमारे इमीडिएट प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम किसी ख़ास प्रॉब्लम का, किसी इंडिविजुअल के स्पेसिफिक प्रॉब्लम की जो हम करते हैं, तो ये वाला जो होता है स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ये पहले वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है व्हाट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन डाटा कलेक्शन मेथड यूज्ड इन एथनोग्राफिक रिसर्च, यानी पब्लिक के अंदर हम इंटरव्यू करते हैं। पहले बताओ एथनोग्राफिक रिसर्च, चूँकि जो पॉपुलेशन जो लोगों से हम डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, और ये चूँकि हम कर रहे होते हैं एथनोग्राफिक रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च है। क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर सर्वे तो यूज़ होता नहीं है, एक्सपेरिमेंट वगैरह, इंटरव्यू होते हैं जिसके अंदर डेप्थ हम चीज़ें आके फाइंड करते हैं, इंटरव्यू होगा। लिटरेचर रिव्यू का पर्पज़ क्या होता है कि जो गैप्स देखने की, मेरी स्टडी जो क्वेश्चन है और जो गैप स्टडी के अंदर क्या है वो देखनी होती हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेसिक रिसर्च के अंदर हम नॉलेज को क्रिएट कर रहे होते हैं, जबकि एक्शन रिसर्च के अंदर, अप्लाइड रिसर्च के अंदर हम नॉलेज को अप्लाई कर रहे होते हैं। एम टू जनरेट नॉलेज एंड विच वाइल अप्लाइड रिसर्च इज़ प्रैक्टिकल एंड एम टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। ये वाला पहला ही ठीक होगा। अच्छा, व्हाट ऑफ द विच ऑफ फॉलोइंग इज क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड, तो कौन सा क्वालिटेटिव, सर्वे तो एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव। क्वालिटेटिव की बात की है तो ये केस स्टडी है ना, ये क्वालिटेटिव है। एक्सपेरिमेंटल जो है इसके अंदर वैल्यू देखते हैं, डिस्क्रिप्टिव सारे बाकी जो है वो क्वांटिटेटिव हैं। न्यूमेरिकल में क्या होता है, हमने वो मेजरमेंट स्केल पढ़े थे, नॉमिनल, आर्डिनल, इंटरवल, रेशो। नॉमिनल के अंदर हमने क्या कहा था कि नॉमिनल के अंदर ना हम करते हैं, नॉमिनल के अंदर हम उसको उसको नाम दे रहे होते हैं, नेम दे रहे होते हैं। हम नेम दे रहे हैं, जैसे हम कहते हैं मेल है, फीमेल है, मुसलमान है, हिंदू है, तो इस तरह का जब नेम दिया जाता है तो यहाँ पे जेंडर जो है वो ठीक होगा। व्हाट इज डिफरेंस रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी के अंदर हम कंसिस्टेंसी देखते हैं, और वैलिडिटी के अंदर हम क्या करते हैं, हम उसकी एक्यूरेसी देखते हैं। ठीक है, ये वाला हो गया। पर्पज़ ऑफ रिसर्च, प्रपोजल का मतलब क्या होता है कि प्लान करना। प्रपोजल का मतलब क्या होता है, प्लान और ऑर्गेनाइज रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, मैं चंद फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी जो है ना वो देखने के लिए जो है वो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो देखें मैंने कहा था सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मोड मीडियन देखते हैं, और जो उसके बाद वेरिएंस में आ जाता है उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाती है, वेरिएंस आ जाता है, उसके अंदर हमारा वो आ जाता है, क्या बोलते हैं, रेंज आ जाती है, नॉर्मल कर्व वगैरह सारी चीज़ें आ जाती है, स्टैंडर्ड डेविएशन इसके अंदर शामिल होगा। व्हाट इज़ अ रिसर्च वेरिएबल, रिसर्च वेरिएबल कौन सा है? Factor that can influence the outcome of the study. The participants in the research question being investigated the theoretical। अच्छा, रिसर्च वेरिएबल के जिसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं ना, तो आपस में हम देखते हैं अ फैक्टर डेट कैन इन्फ्लुएंस द, तो रिसर्च वेरिएबल वो होता है ना जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, नहीं वो वजह, एक रिसर्च वेरिएबल सुना, वो वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल को इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस होता है, तो ये पहले वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड का स्टेप कौन सा इसमें नहीं है? हाइपोथेसिस बनाना, डाटा कलेक्ट करना, कंक्लूजन, सारी चीज़ें ये वाला शामिल नहीं है। ठीक है, चलें जी देखते हैं कितने नंबर हैं हमारे। ये तो ये क्या आ गया जी, पूछा गया है उसने मुझे, इसको थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा। ट्रैफिक लाइट्स, शुक्र है जी, 100/100 मार्क्स आए हैं, कोई मिस्टेक कोई नहीं है। थोड़ा सा ये देखें कि मैं जो है ना वो बहुत ही लेंथी हो गया होगा ये लेक्चर। हम मकसद मतलब ये है कि जब आपको कोई चीज़ डीपली समझानी होती है ना, तो उस वक्त जो है ना वो टाइम को नहीं देखना हो। अगर हम कहें ना कि मैं इसे एक यूट्यूबर का, इससे मुझे यूट्यूब से कोई इतना बेनिफिट, एज सच कोई बेनिफिट नहीं होता कि कोई समझे कि बड़ी कमाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो इंटरटेनमेंट उन चीज़ों में होता है, यहाँ पे एजुकेशन में ऐसी चीज़ें नहीं होती। लेकिन ये होता है कि अब जब चीज़ एक ना डीपली समझानी है तो उसके लिए बहुत टाइम लगता है समझाने में, और इसका हमें नुकसान ये होता है कि आप लोग जब देखेंगे, आपने जस्ट 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए देखनी है, और उससे इतनी रेटिंग वैल्यू इतनी कम हो जाएगी कि वो कहीं को रेकमेंड भी नहीं होगी। तो खैर बहरहाल कोशिश किया करें कि पूरी वीडियो जो है वो सुना करें, ताकि जो बंदा इतनी एफर्ट्स कर रहा है अपना इतने कीमती टाइम में से जो है ना वो आपको टाइम दे रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सिंसियरिटी के साथ, कि ताकि समझ आ जाए, और इस समझ आने के साथ इसका मुल्क का भी फ़ायदा हो, आपका भी फ़ायदा हो, आपको अल्लाह ताला जो है वो आपकी डिज़ायर्ड जो है वो जॉब दे। तो इसके साथ कमेंट भी कर दिया करें,
ताकि मुझे पता चले कि जो है ना वो कौन हैं जो मतलब जो चाहने वाले हैं जो मेरी वीडियो सुनते हैं और लाइक भी कर दिया करें। अच्छा, वैसे भी मुझे ये कहता तो नहीं हूँ, अगर मेरे कंटेंट के अंदर जान है तो ऑटोमेटिकली लोग आते जाएंगे। अगर मैं नहीं ठीक समझा रहा तो फिर मुझे राइट भी नहीं है कि मैं लोगों को कहूँ। लेकिन चूँकि 80% लोग ऐसे हैं जो मुझे सुनते हैं और लेकिन वो उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो कम से कम जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कोशिश किया करें कि हर वीडियो के बाद जो है ना अपना कमेंट्स कर दिया करें। इससे एक मोटिवेशन मिलती है और इस मोटिवेशन का डायरेक्टली आपको ही फ़ायदा होगा कि जो मतलब मैं मज़ीद मेहनत करके आऊँगा और मज़ीद अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी आपकी जो राय हो, क्वेरी हो, चाहे मुझे कमेंट के अंदर मेंशन कर दिया करें वीडियो की, चाहे आप मुझे जो है ना वो पर्सनल में मैसेज कर दिया करें, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कर दिया करें, तो वो आपको अलाउ है और मैं अपनी पहली फुर्सत के अंदर ही रिप्लाई कर दिया करूँगा। जज़ाकल्लाह जी, अपना ख्याल रखिएगा।